इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका सबसे बुरा सपना ही आपकी हकीकत बन जाए और एक ऐसी जंग जो पीछे छूट चुकी थी वो अचानक आपके दरवाजे पर दो बड़े बड़े शैतानों के रूप में आकर दस्तक दे दे। कहानी की शुरुआत होती है एलिना नाम की एक औरत से जो एक शिप से कुछ समय के लिए छुपने को एक अनजान शहर में जा रही थी। लेकिन सफर के दौरान जब भी उसकी आंखें बंद होती तो बार बार उसे सिर्फ एक ही सपना आता कि एक बहुत ही बड़ी अंधेरी की दीवार उसके शहर की तरफ बढ़ती जा रही है और उस अंधेरी दीवार की चपेट में आकर शहर के लोग मर रहे हैं। सपने में एलिना को क्रीगन नाम का एक शैतानी जादूगर भी दिखाई दे रहा था जिसने कई साल पहले उस शैतानी दीवार को बनाया था और उस दीवार की वजह से अभी के समय के दो देश जो कभी एक हुआ करते थे वो अलग हो गए और उन देशों के लोग दीवार को पार करके एक दूसरे के देश में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि दीवार के अंदर इंसानों को खाने वाले भयानक मॉन्स्टर पलकर रहते हैं। इसी वजह से उस समय तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और उस दीवार को खत्म करने की उम्मीद में पीछे बस एक भविष्यवाणी छूट गई थी कि एक समय पर सूरज की ताकत को कंट्रोल करने वाला कोई जादूगर या कहीं तो सूरज की ताकत को कंट्रोल करने वाला कोई ग्रीष्मा आएगा जो अपने उजाले की शक्तियों से उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देगा। पिछले पार्ट में हम लोग जान ही चुके थे कि वो ग्रीष्मा कोई और नहीं बल्कि एलिना खुद है जिसे क्रीगन को खत्म करने के बाद अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था और इसी वजह से वो अपने बेस्ट फ्रेंड मेल के साथ एक दूसरे शहर की तरफ जा रही थी। अब ये इस कहानी का सेकंड सीजन है जिसका फर्स्ट सीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर अभी जब एलिना मेल को अपने सपने के बारे में बताती है तो मेल उसे टेंशन ना लेने के लिए बोलकर याद दिलाता है कि क्रीगन से हुई लड़ाई के दौरान क्रीगन को बोलकर उठाकर ले गए थे और अब तक तो उसकी मौत हो चुकी होगी। अभी के लिए एलिना को भी ये बात सही लगती है और थोड़ी ही देर में वो लोग अपने जहाज के जरिए नोविजेम नाम के बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचते ही उन्हें सबसे पहले चेकिंग का सामना करना पड़ता है जिस दौरान जब एक ऑफिसर उनके डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा था उसी बीच एलिना की नजर कुछ ऐसे लोगों के ऊपर पड़ती है जो ईस्ट रॉका यानी कि एलिना के शहर से भागकर आए थे और अभी उनमें से एक औरत से बात करने पर एलिना को एक ऐसी बात पता चलती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो औरत बताती है कि अंधेरे की दीवार सच में लगातार बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से कई लोगों की मौत तक हो चुकी है और वो लोग भी अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे हैं। इस बात ने एलिना को पूरी तरह से यकीन दिला दिया था कि अब तक वो जिस चीज को सिर्फ एक बुरा सपना समझ रही थी वो सपना नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है और क्रीगन वापस आ चुका है। ये बात सच भी थी क्योंकि पिछले पार्ट में क्रीगन सच में वापस आ चुका था और उसके पीछे पीछे अंधेरी की दीवार से दो भयानक मॉन्स्टर भी बाहर आए थे। अब क्या एलिना इस बार क्रीगन को रोकने में कामयाब हो पाएगी? एलिना के दिमाग में फिलहाल के लिए लगातार यही सवाल चल रहा था। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि जैसा कि इस पूरी तबाही का जिम्मेदार ज्यादातर लोग एलिना और क्रीगन को मान रहे थे और क्योंकि वो दोनों के दोनों ही गीशा थे इसी वजह से उन लोगों ने गीशास को पकड़ पकड़ कर खत्म करना शुरू कर दिया होता है। उनमें से ही कुछ लोग काफी सारे गीशास को फिलहाल के लिए अंधेरी की दीवार के पास लेकर आते हैं जहाँ पर उन्हें पिंजरे के अंदर बंद करके अंधेरी दीवार के अंदर छोड़ दिया जाने वाला था ताकि उन गीशास के अंदर जाते ही भयानक वोल्कर उनके ऊपर हमला करके उनको खत्म कर दें। और उन गीशास में पिछले सीजन वाली केनिया भी शामिल होती है लेकिन वो सारे लोग उन गीशास को अंधेरे की दीवार के अंदर धकेल पाते उससे पहले ही क्रीगन वहां पर अपने दो भयानक मॉन्स्टर के साथ पहुंच जाता है जहां पर आते ही उसने अपने भयानक शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था जिससे उन गीशास की जान बच जाती है और क्रीगन केनिया को उसकी टीम में एक बार वापस से शामिल होने के लिए कहकर उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। इसी बीच कैज, येस्पर और इनेश भी अपने शहर में पहुंच चुके थे जहां पर जाने के बाद वो जैसे ही मैडम हिलिन के घर के पास पहुंचते हैं वैसे ही उन्हें काफी सारे सिपाही आकर घेर लेते हैं क्योंकि मैडम हिलिन को किसी ने जान से मार दिया था और हिलिन की मौत का पूरा इल्जाम कैज और उसके साथियों के ऊपर लगा था। ये सुनने के बाद कैज को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि ये काम उसके दुश्मन पैका रोलिंस का है जो कैज और उसके साथियों को जेल के अंदर करवाकर पूरे शहर के बाउंटीज पर अपना कब्जा करना चाहता है। खैर अभी के लिए इनेश तो जैसे तैसे वहाँ पर से भागने में कामयाब हो जाती है लेकिन वो सिपाही कैज और येस्पर को पकड़कर अपने साथ सीधा उस बूढ़े आदमी के पास लेकर चले जाते हैं जिसने पिछले सीजन में उन दोनों को एलिना को पकड़ कर लाने का काम दिया था। अभी वो आदमी उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और साथ ही उसे कैस के पास मौजूद एलिना का एक हार भी मिल गया था जिससे वो समझ जाता है कि एलिना के हाथ में लगने के बावजूद भी उन लोगों ने एलिना को जाने दिया। अभी उसकी बातों से कैस को ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये आदमी एलिना को पकड़वाने का काम किसी और के लिए करवाना चाहता था। इसी वजह से वो डायरेक्ट उस बुढ़ऊ से इस बारे में बात करने लग जाता है और उतने में ही पीछे से निकोलाई नाम का एक बंदा निकल कर सामने आता है जो वही बंदा था जिसने उस बुढ़ऊ से इस काम को करवाने के लिए कहा था। अब निकोलाई खुद कैज और येस्पर से एलिना की लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है जिसके बदले में वो उन दोनों को बहुत सारे पैसे देने के लिए भी तैयार था और ये चीज सुनने के बाद कैज आखिरकार उसको एलिना की नई लोकेशन के बारे में बता ही देता है। तब लोकेशन के बारे में जानकर निकोलाई ने उन दोनों को छोड़ दिया था और कैज और येस्पर भी लोकल पुलिस वालों से बचकर जैसे तैसे वहाँ पर से निकलने में कामयाब हो गए थे।
वहीं दूसरी तरफ एलिना और मेल ने फिलहाल के लिए एक कमरा ले लिया था, जहाँ पर आकर एलिना मेल से बात करते हुए उसको पहली बार किस करती है और उन दोनों को बातें करते हुए समझ में आता है कि एलिना को अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए एक और मिस्टिकल जानवरों की शक्ति की जरूरत थी और ये वही जानवर थे जिन्हें बोन स्मिथ यानी कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पहले जादूगर ने बनाया था। और किसी वजह से मेल को फील हो रहा था कि उनमें से ही सीवीप नाम का एक जानवर पास की किसी आइलैंड पर है जिसकी शक्तियों को पाकर एलिना अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा सकती है। अब वैसे एलिना पहले ही एक बड़े से हिरन की जादुई शक्तियों को हासिल कर चुकी थी और अभी मेल की बातों को सुनकर एलिना इस शहर की पुरानी लाइब्रेरी में जाने का फैसला करती है ताकि वो आसपास के सारे आइलैंड के नक्शे को देखकर पहचान सके कि वो सीवीप उन्हें कौन से आइलैंड पर मिलेगा। अभी उसकी इस बातों को सुनकर मेल खुद भी शहर में जाकर उस सीवीप के बारे में पता करने का फैसला करता है, जिसके लिए वो दोनों के दोनों ही होटल रूम से निकलकर बाहर आ गए थे। और किस्मत से इसके थोड़ी देर बाद ही एलिना के हाथों में लाइब्रेरी के पुराने नक्शों को खंगालते हुए उस रहस्यमय आइलैंड की लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर वो सीवीप मौजूद था। इस बात से वो खुश हो पाती कि तभी अचानक उसकी नजर वहाँ पर रखे एक नए अखबार के ऊपर पड़ती है, जिसके फ्रंट पेज पर एलिना और शैतानी जादूगर क्रीगन की तस्वीर बड़े बड़े अक्षरों के साथ छपी हुई थी और नीचे लिखा था कि उन दोनों में से किसी एक को भी जिंदा या फिर मुर्दा पकड़वाने वाले को पूरे 20 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये देखते ही एलिना के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लग गई थी और उससे समझ में आ चुका था कि अब इस शहर का कोना कोना उनके लिए मौत का कुआं बन चुका है। इसी वजह से वो बिना एक पल भी गवाए मेल को ढूंढने के लिए सीधा लाइब्रेरी के बाहर निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मेल जब गाँव की गलियों में भटक रहा था कि अचानक उसके सामने उसकी फौज का पुराना जनरल पहुंच जाता है, जिसने मेल को देखते ही अपने सभी सिपाहियों को उसके पीछे भेज दिया था, क्योंकि जनरल की नजरों में मेल अब फौज का कोई सिपाही नहीं बल्कि जंग के मैदान से भागने वाला एक भगोड़ा बन चुका था और ऐसे भगोड़ों को मिलने वाली सजा सिर्फ मौत होती थी। तब मेल भी अपनी जान हथेली पर रखकर गलियों में दौड़ने लग जाता है और भागता भागता आखिरकार एक ऐसी जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ पर से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब क्या वो सारे सिपाही मिलकर मेल को जान से मार देंगे? मेल यही सोचते सोचते ना चाहते हुए भी उन सिपाहियों के सामने झुक जाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एलिना पहुँच जाती है जो सीधा मेल के सामने किसी ढाल की तरह खड़ी हो गई थी और अब तक जनरल खुद भी वहाँ पर पहुँच चुका था। तब चारों तरफ मौत को देखकर एलिना अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से उसने कुछ सिपाहियों को उठाकर दूर फेंक दिया था। और ये मंजर देखकर आसपास मौजूद आम लोग पूरी तरह से दंग रह गए थे। उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो एलिना को आज भी अपनी प्रोटेक्टर या फिर कहें तो अपना भगवान मानते थे। इसी वजह से वो एलिना को पहचान कर एलिना और मेल की वहाँ पर से भागने में मदद करते हैं, जिनके वहाँ पर से जाने के बाद जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि एलिना और मेल अब इस शहर को छोड़कर समंदर के रास्ते से भागने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से वो चिल्लाते हुए अपने सभी सिपाहियों को हुक्म देता है कि शहर के सारे बंदरगाहों पर इतना सख्त पहरा देना है कि वहाँ पर एक परिंदा भी पर न मार सके। और अब इस बात का मतलब साफ था कि एलिना और मेल के लिए इस शहर से निकलना लगभग नामुमकिन होने वाला था। खैर, जहां एक तरफ एलिना और मेल मौत के जाल में फंसे थे, वहीं दूसरी तरफ कैस के शहर में मुसीबतों का एक तूफान कैस का इंतजार भी कर रहा था। दरअसल पैकर ने हीलिन को मारने से पहले उसके पास से कैस की सारी प्रॉपर्टीज के पेपर को भी हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से अब तक उसने कैस की सारी जमीनों और उसके सारे कसिनों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया होता है। और इसके अलावा हीलिन के कत्ल का इल्जाम तो कैस और उसके साथियों के ऊपर लगा ही था। इसी बारे में कैस इनेज और येस्पर से बातें करते हुए फैसला करता है कि वो एक हार्ट टेंडर गिशा को ढूंढेगा ताकि उसकी मदद से पैका का सच सभी लोगों के सामने लेकर आया जा सके। तब शुरू में तो बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी कैस के हाथ में कोई हार्ट टेंडर नहीं लगता, पर जल्दी ही उसकी मुलाकात वायलन नाम के एक लड़के से होती है जो वैसे तो उम्र में काफी छोटा था, लेकिन उसे बॉम्ब बनाना बहुत अच्छे से आता था। तब उसकी काबिलियत को देखकर कैस उसे अपनी टीम में शामिल करके कुछ बॉम्ब बनाने के लिए कहता है। और इसी बीच पैका के लोग इनेज को एक जगह पर पकड़ लेते हैं, जिस दौरान इनेज के लिए उस जगह पर से भाग पाना बिल्कुल नामुमकिन था। तभी अचानक वहाँ पर नीना नाम की एक हार्ट टेंडर पहुँच कर इनेज की मदद करती है, जो पिछले पार्ट में शिप से ही कैस और उसके साथियों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी, क्योंकि अभी के समय पर कैस और उसके साथी ही ऐसे थे जो नीना के इंसानी बॉयफ्रेंड मिथाइस को हेलगेट नाम के जेल से छुड़वा सकते हैं। अभी नीना से उसकी स्टोरी को जानने के बाद इनेज उसे तुरंत ही अपने साथ कैस के पास लेकर जाती है, जो नीना को बताता है कि हेलगेट के ऊपर बस पैका का राज है। इसी वजह से मिथाइस को वहाँ पर से छुड़वाना आसान नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी तरह से हम लोग इसका रास्ता ढूंढ ही लेंगे। इससे नीना काफी ज्यादा खुश होती है और तभी कैस अपने सभी साथियों को एक घर की छत पर लेकर जाता है, जहाँ पर से वो पैका के कुछ अड्डों के ऊपर धमाका होते हुए देखते हैं, जो असल में कैस ने वायलिन की मदद से करवाए थे। और अब कैस किसी भी हालत में पैका को खत्म कर देना चाहता था। खैर, अभी पैका को धमाकों के बारे में पता चलने पर वो गुस्से में अपने एक सिपाही को गोली मार देता है और बाकियों से जल्दी कैस और उसके साथियों को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ मेल और एलिना भी भागने की फिराक में बंदरगाह तक पहुंच चुके थे, लेकिन बंदरगाह पर सिर्फ एक ही जहाज खड़ा था, जो देखकर एलिना और मेल को काफी ज्यादा अजीब लगता है। पर एलिना फैसला करती है कि वो अपने पास मौजूद सोना देखकर जहाज के लोगों से बात करेगी ताकि वो लोग उन्हें सीवीप वाले आइलैंड तक पहुंचा दें। इसी वजह से वो शिप के बाहर पहरा दे रहे दो गार्ड टॉलिया और टमारा से जाकर बात करती है, जो सोने के
बदले में उन्हें सी वीप वाले आइलैंड पर पहुंचाने के लिए मान भी गए थे। लेकिन टोलिया और टमारा की शर्त थी कि सफर के शुरू होने से पहले एलिना और मेल को उनके शिप के कैप्टन से मिलना पड़ेगा। इस पर एलिना और मेल को भी मानना पड़ जाता है, क्योंकि अब तक पीछे से जनरल और उसके सिपाही भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन एलिना की इस शर्त को मानते ही टमारा उसे टेंशन न लेने के लिए कहता है। इसके बाद जब जनरल टमारा के पास आकर उससे एलिना को उसके हवाले करने के लिए कहता है, तो टमारा इसके लिए साफ मना करते हुए जनरल को बताता है कि एलिना और मेल अब उनके कस्टमर हैं, और अब अगर जनरल ने उन्हें उंगली लगाने की भी कोशिश करी तो जनरल और उसके सिपाहियों में से यहाँ पर से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये बात सुनकर तो जनरल की फट के 4 से पौने 64 हो जाती है और वो वहाँ पर से चुपचाप निकल जाता है। अब आगे जब एलिना और मेल शिप के अंदर जाकर कैप्टन से मिलते हैं तो वो कैप्टन कोई और नहीं बल्कि खुद निकोलाई निकलता है, और वो बताता है कि उसे पता था कि मेल और एलिना उसके पास जरूर आएंगे, क्योंकि उसने खुद ही किनारे पर खड़े बाकी सारे जहाजों को पैसे देकर किनारे से हटवा दिया था ताकि मेल और एलिना को आखिरकार उनकी ही शिप पर आना पड़े। ये सुनकर एलिना काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि निकोलाई उसे सरकार के हवाले कर 20 करोड़ का इनाम लेना चाहता है और अभी वो अंदर आकर फंस चुके हैं। लेकिन तब निकोलाई उसे एक ऐसी बात कहता है जो सुनने के बाद एलिना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निकोलाई का कहना था कि असल में उसे पैसों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और उल्टा वो तो एलिना का साथ देना चाहता है ताकि उस अंधेरे की दीवार को खत्म करके सबको राहत दी जा सके। ये बात सुनने के बाद एलिना को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो निकोलाई को बताती है कि उसे सी वीप वाले आइलैंड पर जाना है, जिसको सुनने के बाद निकोलाई उसको सी वीप वाले आइलैंड पर ले जाने के लिए मान गया था। इसके बाद जब एलिना सोने के लिए जाती है तो उसे सपने में वापस से क्रीगन दिखाई देता है, जो उससे कह रहा था कि बिना उसके वो कुछ भी नहीं कर सकती और कभी न कभी उसे क्रीगन के पास जाना ही पड़ेगा। अब वैसे ये तो सपने की बात थी, लेकिन क्रीगन फिलहाल के लिए जेनिया के साथ एक घर में आ गया था, जहाँ पर वो जेनिया को उसके चेहरे पर मौजूद घाव को सही करने के लिए कहता है, जो घाव क्रीगन के चेहरे पर उन मॉन्स्टर की वजह से आ गए थे। तब जेनिया भी उन्हें सही करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर क्रीगन के घाव को सही नहीं होने देते और जेनिया के ऊपर हमला करने की भी कोशिश करते हैं। इससे घबराकर जेनिया दूसरे वाले कमरे में जाकर रोने लग गई थी, और वहीं दूसरी तरफ कैस अभी पेका को खत्म करने की फिराक में था, जिसके लिए वो उसके काले चिट्ठों के बारे में पता करने का फैसला करता है। लेकिन पेका के काले चिट्ठों के बारे में उसे सिर्फ तभी पता चल सकता था जब वो उसके ऑफिस में जाकर उसके अकाउंट्स की बुक लेकर आ जाए। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि शुरुआत में उन्हें पता नहीं होता कि पेका अपनी आलीशान इमारत के कौन से कमरे में बैठता है। जो बात सुनकर नीना अपना दिमाग चलाती है और खुद उस इमारत में जाकर एक रिसेप्शनिस्ट को अपनी बातों में फंसाती है, जिससे बात करते हुए उसने थोड़ी ही देर में चालाकी से उस खुफिया कमरे का पता निकलवा लिया था। फिर रात का अंधेरा होते ही कैज और उसकी पूरी टीम पेका के ऑफिस पर धावा बोलने के लिए निकल पड़ती है, जिस दौरान सबसे पहले नीना ने ही आगे बढ़कर बाहर पहरा दे रहे 2 गार्ड्स को अपनी शक्तियों से बेहोश कर दिया था। जिसके बाद रास्ता साफ होते ही कैज और इनेज भी रस्सी की मदद से बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ येस्पर अभी वायलिन के साथ पेका की घोड़ा गाड़ी का पीछा कर रहा था ताकि वो उसे ऑफिस में न पहुंचने दे। खैर बाद में इन्हें छत पर ही रुकी हुई थी और कैच पेका के ऑफिस रूम में पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसके होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं, क्योंकि पेका तो कैच को मारने के लिए वहीं पर मौजूद होता है। और असल में ये सब पेका की एक चाल थी, क्योंकि उसे कैच की अगली चाल के बारे में पहले से अंदाजा था। इसी वजह से आज वो अपने ऑफिस से गया ही नहीं होता, और तभी अचानक कैस्पर और इनेज दोनों के ऊपर भी पेका के आदमी हमला कर देते हैं, जिस दौरान इनेज पेका के आदमी से लड़ाई करते हुए उसे मारने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो हार रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ येस्पर का भी यही हाल था, क्योंकि पेका के लोगों से लड़ाई करने के साथ साथ उसे वायलिन की जान भी बचानी पड़ रही थी। लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किलें होने के बावजूद भी वो हार नहीं मानते, और काफी देर चलने वाली इस लड़ाई के बाद जैसे तैसे इनेज और येस्पर दोनों ही पेका के लोगों को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं अपने ऑफिस में पेका भी जब कैस को जान से मारने वाला था कि तभी कमरे के बाहर नीना पहुंचकर पेका के गार्ड को खत्म करना शुरू कर देती है, जिस दौरान एक गार्ड ने नीना के हाथ में गोली भी मार दी थी, और उसके बावजूद नीना बहुत ही बहादुरी से सबका सामना करते हुए उन्हें खत्म करने में कामयाब हो जाती है। इस सब की वजह से पेका का ध्यान थोड़ा सा भटक गया था, जिस मौके का ही फायदा उठाकर कैस पेका के पास में एक छोटा सा धमाका करता है और उसकी अकाउंट्स वाली बुक को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। पर वो पेका से आखिरकार कब तक बच पाएगा? खैर फिलहाल के लिए तो कैस और उसके सारे साथी जैसे तैसे सुरक्षित एक कब्रिस्तान में आने में कामयाब हो गए थे, और अब कैस को भी समझ में आ चुका था कि उसे पेका का खेला समाप्त करने के लिए क्या करना है। वहीं अगली सुबह तक निकोलाई ने भी एलिना और मेल को सी वीप वाली आइलैंड तक पहुंचा दिया होता है, जहां पर जाते ही मेल को और ज्यादा फील होने लग गया था कि वो सी वीप उनके आसपास है, और इस चीज को महसूस करते हुए वो एलिना और निकोलाई के कुछ गार्ड को अपने साथ एक गुफा में लेकर आ जाता है, जिस गुफा में पानी भरा हुआ था, और पानी के अंदर अपने पैरों के पास एलिना और उसके सभी साथियों को बड़े बड़े गड्ढे महसूस हो रहे थे। तभी अचानक से सी वीप एलिना और सभी लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिस दौरान पानी की वजह से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहां पर से हमला करेगा, और इसी वजह से सी वीप को हराना लगभग
नामुमकिन था। पर तभी सीवीप मेल के ऊपर हमला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता है, क्योंकि ये देखकर एलिना का गुस्सा फट पड़ा था और उसने एक ही झटके में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सीवीप को मौत के घाट उतार दिया था। इससे सब काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर एलिना निकोलाई के लोगों से सीवीप में से कुछ हड्डियां निकालने के लिए कहती है। ये काम करने में निकोलाई के लोगों को रात हो गई थी और रात के अंधेरे में जब एलिना उन हड्डियों से पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है तो रात के अंधेरे में भी आसपास आंखों को चौंधियाने वाला उजाला छा जाता है। इस दौरान सीवीप की हड्डियों में से इतनी ज्यादा ताकत निकल रही थी कि एलिना उन्हें संभाल भी नहीं पा रही होती और तब एलिना को बेकाबू होता हुआ देखकर मेल उसके पास जाकर उसको गले लगाता है, जिससे एलिना फाइनली सीवीप की सारी शक्तियों को अपने अंदर सोखने में कामयाब हो जाती है और अब वो पहले से भी और ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। इसीलिए आगे वो निकोलाई से ड्राइवका की तरफ चलने के लिए कहती है, क्योंकि हो सकता था कि अब वो अपनी ताकत की मदद से अंधेरे की दीवार को खत्म कर दे। वहीं जैसा कि पिछले सीजन में एलिना और क्रीगन की शक्तियों को क्रीगन के एक साथी डेविड ने एक साथ जोड़ दिया था, तो उसका असर क्रीगन के ऊपर अभी भी होता है और एलिना की शक्तियां बढ़ते ही क्रीगन को इस बात का एहसास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैश जब पेका की डायरी को पढ़ता है तो उसे एक घर के बारे में पता चलता है, लेकिन उस घर में क्या था इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता और कैश को लग रहा था कि पेका उस जगह पर अपने बिजनेस के जरूरी सामान को बनाता है। इसीलिए कैश येस्पर और वॉयलिन से उस जगह पर जाकर छानबीन करने के लिए कहता है, जिसके लिए वॉयलिन और येस्पर दोनों ही मान गए थे। जिसके बाद जैसा की नीना ने कैश की मदद करी थी तो कैश भी उसको मिली नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो हेलगेट में ही काम करा करता था और मिथाइस को छुड़वाने में नीना की मदद भी वही कर सकता था। इस बारे में सुनकर नीना भी कैश का शुक्रिया करते हुए हेलगेट की तरफ निकल जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही येस्पर और वॉयलिन कैश के पास आकर उसे बताते हैं कि वो घर असल में पेका का प्राइवेट घर है, जिसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता था और पेका उस जगह पर अपनी बीवी और अपने बेटे एल्बी के साथ रहता है। ये सुनते ही कैश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी और उसने फैसला कर लिया था कि वो पेका को सबक सिखाने के लिए उसे जान से नहीं मारेगा, बल्कि अब वो पेका को जेल भिजवाने के लिए उसके बेटे एल्बी को इस गंदे गेम में शामिल करेगा। इस बारे में इनेज को पता चलने पर वो कैश के ऊपर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो किसी बच्चे को ऐसी चीजों में शामिल नहीं करना चाहती थी। लेकिन तब कैश उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद तो इनेज के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कैश का कहना था कि पेका ने मेरे से जब मेरा सब कुछ छीना था तो उस समय पर मैं भी बस एक बच्चा ही था। असल में अब तक सबको यही लगता था कि कैश पेका से अपने कसिनोस की वजह से बदला लेना चाहता है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि कैश जब छोटा था तो पेका ने उसके बड़े भाई रूडी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर बड़ा बिजनेस चालू करने का ख्वाब दिखाया था, जिसके बाद रूडी ने उसे अपना घर बार बेचकर बहुत सारे पैसे दिए, लेकिन बिजनेस चालू करने की जगह पेका इस शहर में से गायब हो गया। इसी सब की वजह से कैश और उसका भाई रोड पर आ गए थे। जिस समय ही फायरफॉक्स नाम की एक जानलेवा बीमारी भी शहर में फैल जाती है और इलाज के पैसे न होने की वजह से कैश के भाई की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उसी दिन के बाद जब पेका वापस से शहर में आया था तब से ही कैश ने सोच रखा था कि वो एक न एक दिन पेका से अपने भाई की मौत का बदला लेकर रहेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद इनेज के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता और उसे समझ में आ जाता है कि कैश अपनी जगह बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर सवाल ये है कि क्या कैश सच में अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगा। खैर वहीं दूसरी तरफ एलिना और मेल जब निकोलाई के साथ रिवका की तरफ जा रहे थे तो सफर के लंबा होने की वजह से उन्हें बोरियत महसूस होती है और इस बारे में निकोलाई को एहसास होने पर वो अपने साथियों से उनकी खास नाव निकालने के लिए कहता है, जिससे सुनते ही निकोलाई के साथियों ने शिप के एक छोटे हिस्से को बड़े हिस्से से अलग कर दिया था और नाव का वो छोटा हिस्सा हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ सकता था। ये देखकर एलिना और मेल पूरी तरह से हैरान होने के साथ साथ खुश भी होने लग गए थे, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो अंधेरे की दीवार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आते ही एलिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अंधेरे की दीवार को खत्म करने की कोशिश करती है, जिस दौरान उसकी शक्तियों की रोशनी की वजह से वोल्क्रा भी उनके पास नहीं आ रहे थे। इस दौरान शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा होता है, पर तभी अचानक एलिना के मन में क्रीगन के ख्याल आने लग जाते हैं जो उसको डिमोटिवेट करने लग गए थे। इसी वजह से एलिना एक बार फिर से अपनी पावर को सही से नहीं संभाल पाती और बेसुध होकर नाव की जमीन पर गिर पड़ती है, जिसके अगले ही पल रोशनी के बंद होते ही बहुत सारे वोल्क्रा ने शिप के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। तब टोलिया और तमारा अपने साथियों के साथ मिलकर वोल्क्रा से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और क्योंकि उन्हें इस चीज का बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस था तो थोड़ी ही देर में वो कई सारे वोल्क्रा को मार गिराते हैं। उतने में ही मेल भी एलिना को संभालते हुए जगह देता है, जिसके बाद एलिना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी लोगों को अंधेरे की दीवार से दूसरी तरफ चूहान में पहुंचा दिया था। लेकिन वोल्क्रा के हमले की वजह से निकोलाई की नाव को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा होता है। इसी वजह से अंधेरे की दीवार से बाहर निकलते ही उनकी नाव जमीन पर क्रैश कर जाती है। तभी वहाँ पर जनरल भी अपनी एक बहुत ही बड़ी सेना के साथ पहुँच गया था और अब की बार वो एलिना और मेल को किसी भी हालत में पकड़ना चाहता था। इससे एलिना तो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन जनरल को देखने के बाद भी निकोलाई पूरे मजे में था, जिसके तुरंत बाद ही वो अपना कोट उतारते हुए जनरल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो निकोलाई का चेहरा देखते ही जनरल की एक बार फिर से फट के 4 से पौने 64 हो गई थी, जिसके अगले ही पल वो निकोलाई के सामने अपने सभी सिपाहियों के साथ झुक भी जाता है, क्योंकि निकोलाई असल में कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि राजा का छोटा बेटा था और ये सारी सेना उसकी ही थी।
ये देखकर एलिना और मेल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब निकोलाई भी उन लोगों की मेहमान नवाजी करने के लिए उन लोगों को अपने साथ महल में ले जाने का फैसला करता है, जिसके लिए उसने जनरल से कहकर घोड़ों का भी इंतजाम करवा दिया था। और अब वो सबके साथ अपने दूसरे महल स्पिनिंग व्हील की तरफ जाने लग जाता है, क्योंकि पिछले पार्ट में जो लोग क्रीगन के कहर से बच गए थे वो लोग वहीं पर थे। वहीं दूसरी तरफ क्रीगन डेविड को एक बुक देते हुए उसके चेहरे पर लगे घाव को सही करने का इलाज ढूंढने के लिए कहता है, जिस पर डेविड भी मान जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद क्रीगन अपने कमरे में चला जाता है। वहां पर अब तक उसने अपनी माँ बागरा को भी पकड़वा कर पिंजरे में कैद कर लिया था, जिस दौरान बागरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्रीगन को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो तो बस बागरा से ये जानना चाहता था कि वो तीसरा मिस्टिकल क्रीचर जो एक फायर बर्ड है वो उसे कहाँ पर मिलेगा। तब उसकी बातों को सुनने के बाद बागरा समझ जाती है कि एलिना धीरे धीरे ताकतवर होती जा रही है और क्रीगन को इस बात का डर है कि एलिना कहीं उससे पहले उस फायरबर्ड को ना ढूंढ ले। सारी चीजें समझ में आने के बाद बागरा उस फायरबर्ड के बारे में बताने से साफ मना कर देती है, क्योंकि बागरा भी उस अंधेरे की दीवार को खत्म करवाना चाहती थी। लेकिन बागरा के मना करने की वजह से क्रीगन गुस्से में उसकी एक उंगली को काट लेता है, ताकि बाद में वो कोई काला जादू करके बागरा की मेमोरीज को देख सके। उस समय पास में मौजूद जेनिया क्रीगन की इस शैतानी हरकत को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि क्रीगन सच में काफी बुरा इंसान है। इसी वजह से वो डेविड के पास जाकर उसे क्रीगन के ठिकाने से भागने के लिए कहती है, जिस पर डेविड जेनिया की बात को सुनकर तुरंत इस चीज के लिए मान जाता है, क्योंकि असल में जेनिया और डेविड एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब डेविड के भागने के थोड़ी देर बाद ही जेनिया खुद भी उस जगह पर से भाग गई थी, लेकिन जेनिया के भागते समय क्रीगन को इस बारे में पता चल जाता है और वो जेनिया को रास्ते में पकड़कर फैसला करता है कि वो जेनिया को इस गलती की सजा जरूर देगा। हालांकि अभी क्रीगन को डेविड के भागने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और तभी क्रीगन के साथ मौजूद मॉन्स्टर जेनिया को बेहोश कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ निकोलाई अब तक एलिना और बाकी सबको लेकर अपने महल में पहुंच चुका होता है, जहां पर कई सारे गेशास भी चुप कर रह रहे थे और उन्हीं गेशा में एलिना की पुरानी दोस्त जोया भी शामिल थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और जोया फैसला करती है कि इस बार वो कोई भी गलती नहीं दोहराएगी और एलिना का साथ शुरुआत से ही देगी। पर क्या वो सब मिलकर क्रीगन को रोक पाएंगे या फिर क्रीगन इससे पहले ही फायरबर्ड की शक्तियों को हासिल करके सबको खत्म कर देगा। खैर वहीं नीना अब तक हेलगेट में पहुंच चुकी थी, जहां जाकर वो मिली नाम के उस बंदे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल मिली उससे सही से बात ना करके उसे थोड़ी देर के बाद आने के लिए कहता है, क्योंकि असल में इस समय हेलगेट के अंदर कैदियों की लड़ाई चल रही थी, जिसे कई सारे लोग देखने भी आए थे और पेका खुद भी उन लोगों में शामिल था। तभी अचानक नीना की नजर अंदर मौजूद दोनों फाइटर के ऊपर पड़ती है, जिनमें से एक फाइटर कोई और नहीं बल्कि खुद मिथाइस था और उसको एक बहुत ही खतरनाक फाइटर से लड़वाया जा रहा था। तब लड़ाई की शुरुआत में तो वो फाइटर मिथाइस को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, लेकिन बाद में मिथाइस उसको मार मार कर उसका मोर बना देता है और इस लड़ाई को जीत जाता है। ये देखकर तो नीना भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि भीड़ में मौजूद पेका की नजर उसके ऊपर पड़ गई थी और वो नीना को देखते ही पहचान गया था कि असल में नीना वही गेशा है जिसने पिछली रात उसके ऑफिस में घुसकर मौत का नंगा नाच करा था। इवन अभी उसे नीना की खुशी देखकर ये बात भी समझ में आ जाती है कि मिथाइस पक्का उसका बॉयफ्रेंड होगा और इसीलिए पेका नीना के सामने जाकर ऐसी शर्त रखता है, जिसे सुनने के बाद तो नीना के होश उड़ चुके थे। दरअसल पेका ने नीना को साफ कह दिया था कि अगर उसे मिथाइस की जान बचानी है तो उसे कैस को पेका के पास लाना पड़ेगा और अगर नीना ऐसा नहीं करेगी तो पेका के लोग मिलकर मिथाइस को जान से मार देंगे। इधर इस सबसे अनजान कैस को पेका की एक बहुत ही बड़ी पार्टी के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में जानकर वो वहां जाके फायरफॉक्स वाली बीमारी को फैलाने का प्लान बनाता है, जिससे पेका का काफी नुकसान होने के साथ साथ उसको जेल भी हो सकती थी। इसी वजह से कैस अगले ही दिन पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर वो बीमारी को फैला पाता उससे पहले ही नीना अपनी शक्तियों से उसकी धड़कनों को तेज करके कैस को कमजोर कर देती है। इसके तुरंत बाद ही वो कैस को पेका के सामने लेकर आ गई थी, जिस चीज से खुश होकर पेका मिथाइस को फ्री करवाने का ऑर्डर दे देता है और इसके तुरंत बाद पेका ने कैस को जान से मारने के लिए उस पर अपनी बंदूक तान दी थी। लेकिन तभी कैस उसको बताता है कि पेका उसे कभी भी जान से नहीं मार सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा करा तो पेका को कभी भी उसके बेटे एल्बी के बारे में पता नहीं चलेगा, जिसको अब तक कैस के साथियों ने एक कब्र में गाड़ दिया है और अगर जल्दी ही उसे वहां पर से बाहर नहीं निकाला गया तो उसकी भी तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। तब कैस के मुंह से एल्बी का नाम सुनकर तो पेका के चेहरे पर डाउनलोड पेंडिंग वाली फीलिंग आ जाती है और वो कैस से गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि कैस एल्बी को इस सब में शामिल ना करे। और इसके साथ साथ अभी पेका को ये चीज भी समझ में नहीं आ रही थी कि कैस उसके साथ इतनी ज्यादा बुरी चीजें क्यों कर रहा है। इस पर कैस उसको अपने भाई डोडी के बारे में याद दिलवाता है, जिसके बारे में पेका बहुत पहले ही बोल चुका था, लेकिन अब उसे पता था कि अगर उसने कैस से माफी नहीं मांगी तो कैस उसके बेटे को मौत के घाट उतार देगा। इसी वजह से वो कैस से माफी मांगते हुए अपने सारे गुनाहों को सभी लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें हिलेन की मौत का इल्जाम भी शामिल था, जिसकी वजह से अब कैस के मन से एक बहुत ही बड़ा बोझ हल्का हो जाता है और वो पेका को अपने साथ एक कब्र के पास ले जाता है, जिसे देखते ही पेका उसमें से एल्बी को निकालने के लिए कब्र को पागलों की तरह खोदने लग गया था।
तभी अचानक वहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले पहुंचकर पेक्का को उसके गुनाहों के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं और उतने में ही एक घोड़ा गाड़ी से एल्बी भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जिससे असल में केज ने कुछ करवाया ही नहीं था और ये सारी चीजें बस पेक्का के मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए प्लान करी गई थी। ये सच जानने के बाद तो पेक्का का माथा पूरी तरह से ठनक चुका था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर पाता और सिपाही उसे जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जेनिया को होश आने पर अब वो भी बागरा के बगल में ही एक पिंजरे में बंद होती है, जिसे होश में आता हुआ देखकर कीगन उसे अपने साथ सजा देने के लिए ले जाने लग गया था। जिस दौरान बागरा उसको समझाने की कोशिश करती है कि जेनिया ने क्रीगन का बहुत ज्यादा साथ दिया है और उसे जेनिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रीगन तो बागरा की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और क्रीगन के साथ मौजूद साय जेनिया को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही क्रीगन को डेविड के भागने के बारे में भी पता चलता है, जो सुनने के बाद तो क्रीगन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि असल में उसने जो किताब डेविड को दी थी उसमें कुछ ऐसी चीजें भी लिखी थी जिससे क्रीगन को हराया जा सकता है और डेविड अपने साथ उस किताब को भी लेकर चला गया था। वहीं डेविड अब तक स्पिनिंग व्हील पैलेस तक पहुंच चुका था, जहां पर सिपाही जब उसको पकड़ते हैं तो वो एलिना को उसके सामने लाने के लिए कहने लग गया था और उसके दिमाग में जो भी चीजें थी उनके बारे में वो बस एलिना को बताना चाहता था। तब एलिना के वहां पर आने पर डेविड उसको क्रीगन के जिंदा होने और उसके साथ मौजूद उन दोनों शैतानों के बारे में भी बताता है, जिसके बारे में सुनने के बाद तो एलिना बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी और साथ ही अब उसे ये बात भी पता चल चुकी थी कि क्रीगन को अब फायरबर्ड की तलाश है। अभी डेविड एलिना को उसकी लाई गई किताब पढ़ने के लिए कहता है, जिसमें सायों को खत्म करने वाले एक तरीके के बारे में लिखा था। तब मैं खुद जाकर उस किताब को पढ़ता है और किताब में उसे ऑलिव द ग्रेट की तलवार के बारे में पता चलता है, जिस तलवार में इतनी ताकत थी कि वो तलवार अंधेरे तक को चीर सकती थी। इसका मतलब साफ था कि अगर वो लोग किसी तरह से उस तलवार को हासिल कर ले तो क्रीगन के पास मौजूद उन सायों को खत्म करने के बाद में क्रीगन को भी खत्म करा जा सकता है। तब उस तलवार के बारे में और ज्यादा जानने के लिए मेल सीधा निकोलाई के पास जाता है, क्योंकि एक समय पर निकोलाई के पूर्वजों ने उस तलवार को हासिल कर लिया था। मगर अभी निकोलाई से बात करके मेल को एक बहुत ही बुरी खबर पता चलती है, जो खबर ये थी कि उस तलवार को उनके पास आने के बाद किसी ने चुरा लिया था और तब से लेकर अब तक उस तलवार के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि निकोलाई के दिमाग में अचानक से कैस और उसके साथियों का ख्याल आता है, जो लोग उस तलवार को बड़े आराम से ढूंढ सकते थे। इसीलिए निकोलाई जोया से कैस तक इस बारे में खबर पहुँचाने के लिए कहता है, जिस पर मानते हुए जोया भी टोलिया के साथ वहाँ पर से निकल जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद महल में पार्टी का माहौल था, क्योंकि जल्द ही निकोलाई का बड़ा भाई राजा बनने वाला है। लेकिन पार्टी के खुशनुमा माहौल के बीच में अचानक से क्रीगन के साय पहुंच जाते हैं, जिन्होंने निकोलाई के भाई पर हमला करके सबके सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे और ये देखकर सबकी फट के 4 से 64 हो चुकी थी। आगे वो सारे के सारे गीशास के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देते हैं, जो देखकर एलिना और बाकी सारे गीशा भी उन लोगों से लड़ाई करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन एलिना या फिर किसी भी गीशा की किसी भी शक्ति का असर उन सायों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता, जो देखकर तुरंत ही सबको सुरंगों के रास्ते से सेफ लोकेशन पर ले जाने के लिए कहा जाता है। जिस बात को सुनते ही कुछ गीशा एलिना को अपने साथ सुरंगों की तरफ लेकर जाने की कोशिश करने लग गए थे। तभी रास्ते में खुद क्रीगन उन लोगों के सामने आकर उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर एलिना बाकी गीशा को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और तब क्रीगन उसको समझाने की कोशिश करता है कि उस दीवार को मिटाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंसान गीशा से नफरत करते हैं और अगर उन्हें सबक न सिखाया जाए तो एक दिन गीशा पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। लेकिन एलिना को ऐसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़ी ढाल बना लेती है और तभी क्रीगन के अंदर मौजूद एक साया एलिना की तरफ आने लग जाता है। वो एलिना की ढाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान एलिना को उसे संभालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और जैसे ही वो साया उस ढाल को तोड़कर उसके अंदर आने वाला होता है, तभी अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे क्रीगन के साथ साथ खुद एलिना भी दूर जाकर गिरी थी। तब वक्त रहते तमारा एलिना को सेफ जगह पर ले जाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में काफी सारे गीशास मारे गए थे और स्पिनिंग व्हील पैलेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अभी के लिए क्रीगन भी वापस अपने घर में चला जाता है, जहां पर जाने के बाद उसे एक ऐसी खबर पता चलती है जिसे सुनने के बाद तो क्रीगन का दिमाग और ज्यादा खराब हो चुका था। असल में अब क्रीगन के कमरे में जेनिया या फिर बागरा दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि क्रीगन के साथ मौजूद सायों ने जेनिया को सजा देने के लिए उसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरह से नोचकर निशानों से भर दिया था और ये चीज बागरा को पसंद न आने की वजह से वो क्रीगन की गैर मौजूदगी में जेनिया को लेते हुए वहां पर से निकल गई थी। इसी वजह से क्रीगन अभी काफी ज्यादा गुस्से में अपनी सबसे वफादार साथी फिरोजा से उन लोगों के बारे में पता करने के लिए कहता है, जिस पर फिरोजा भी मान गई थी। और वहीं दूसरी तरफ बागरा जेनिया को अपने साथ लेकर उन सुरंगों में पहुंच जाती है, जहां पर महल में जिंदा बचे सभी लोगों ने शरण ले रखी थी। शुरू में जेनिया और बागरा को देखकर एलिना और साथी निकोलाई तो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन तब बागरा उन्हें सारी सच्चाई बताती है और एलिना भी फिलहाल के लिए जेनिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है।
फिर इसके बाद बागरा ने एलिना से साफ कह दिया था कि अगर उसे सबकी जान बचानी है तो उसे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना सारी चीजें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। इसके साथ साथ बागरा ने एलिना को ये बात भी बताई थी कि पिछले सीजन वाली जिस हिरन की हड्डी के ऊपर काला जादू करके डेविड ने क्रीगन और एलिना को साथ में जोड़ा था, उस हड्डी का थोड़ा सा हिस्सा अभी भी क्रीगन के हाथ में मौजूद है और क्रीगन को एलिना की ताकत के बढ़ने के बारे में इसी वजह से पता चला था। इस बारे में जानने के बाद एलिना एक कमरे में जाकर थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए क्रीगन के सामने पहुंच जाती है, जिस दौरान वो क्रीगन को अपनी बातों में फंसाते हुए उसके हाथ से वो हड्डी का टुकड़ा निकालने की कोशिश करने लग गई थी। लेकिन ये चीज पूरी होने से पहले ही मैल कमरे में आकर एलिना को जगा देता है, जिससे ये काम पूरा नहीं हो पाता और एलिना मैल के ऊपर भड़क जाती है। इस बात से मैल भी थोड़ा सा उदास होकर वहाँ पर से चला गया था और अभी के लिए एलिना खुद भी बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि जब भी वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी तब उसे क्रीगन की विजन आया करते थे। इस पर बागरा उसके पास आकर उसको अपनी ताकतों के ऊपर एक बार वापस से भरोसा करने के लिए कहती है, जिसके साथ साथ बागरा ने उसको एक रियलिटी चेक भी दे दिया था कि अगर वो अपनी ताकतों के ऊपर सही से भरोसा नहीं करेगी तो एक एक करके क्रीगन उसके सामने ही उन सभी लोगों को जान से मार देगा जिनसे भी एलिना प्यार करती है। इस सब से एलिना थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती है और अब बागरा फैसला कर लेती है कि वो एलिना की ताकतों को बढ़वाने के लिए उसे अपने साथ फायरबर्ड के ठिकाने पर लेकर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जोया भी टोलिया के साथ कैज और उसके साथियों के पास पहुंच चुकी होती है, जहां पर जाने के बाद उसने उन्हें ओलेव की तलवार के बारे में सारी चीजें बता दी थी और कैज और उसके साथी भी ओलेव की तलवार को ढूंढने के लिए मान चुके थे। इसके थोड़ी देर बाद ही कैज ने उस तलवार के बारे में पता कर लिया था जो मारिया नाम की एक चोरनी के पास थी और उसने पहले के समय पर भी ऐसी काफी सारी पुरानी चीजों को चुरा कर ब्लैक मार्केट में उन्हें सेल कर दिया था। तब नीना और कैज उस तलवार का खरीदार बनकर मारिया से मिलने के लिए कैफे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वैसे तो वो मारिया के सामने बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन ना जाने कैसे पर मारिया को उनके चोर होने की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो बहाना बनाकर उस रेस्टोरेंट से निकलने में कामयाब हो जाती है। तब उसको बाहर निकलता हुआ देखकर इनेज और साथी जोया उसका पीछा करने की भी कोशिश करने लग गए थे, लेकिन मारिया सच में एक बहुत ही अच्छी फाइटर भी थी, इसी वजह से उसे अपना पीछा छुड़वाने में ज्यादा समय नहीं लगता और बहुत जल्दी ही वो कैश के साथियों को पीछे छोड़कर लोगों की भीड़ में गायब हो जाती है। अब ये हार कैसे सही नहीं जाती और वो अपने साथियों के साथ फैसला करता है कि हम लोग आज रात ही मारिया के घर में जाकर उस तलवार को वहाँ पर से चुरा लाएंगे। इस दौरान कैश का प्लान साफ था कि रात में जब मारिया बाजार जाने के लिए निकलेगी तो रास्ते में नीना और साथी जोया उसका ध्यान भटकाते हुए उसको घर आने से रोकने की कोशिश करेंगे और इसी बीच कैश अपने बाकी सारे साथियों के साथ मारिया के घर के अंदर घुसकर उस तलवार को चुरा लाएगा। तब जोया और नीना दोनों ही इस काम को करने के लिए मान जाते हैं और शाम के समय में जैसे ही मारिया बाजार जाने के लिए निकलती है तो वो दोनों उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच कैश भी अपने बाकी सारे साथियों के साथ मारिया के घर के अंदर घुस गया था, जिस दौरान पहरा देने के लिए वॉयलिन खुद बाहर ही रहता है, लेकिन बाकी सबके अंदर जाते ही अचानक से चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वॉयलिन को छोड़कर कैज और उसके बाकी सारे साथियों के ऊपर एक अजीब से जहर का असर होना शुरू हो जाता है। ये मारिया के घर का सिक्योरिटी सिस्टम था, जिसकी वजह से कैज और उसके सभी साथियों को अजीब से विजन्स आने लग जाते हैं, जिसमें वो सब अपनी जिंदगी का सबसे बुरा समय देख रहे थे। दूसरी तरफ बाजार में इस बात का एहसास मैरिया को भी हो गया था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही जोया और साथी नीना के ऊपर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है, जिसके तुरंत बाद ही वो जल्दी से अपने घर की तरफ आने लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर मौजूद वायलिन की नजर अचानक से कुछ बटरफ्लाइज के ऊपर पड़ती है, जो खुद भी उसी जहर के पौधे के ऊपर बैठी हुई थी, लेकिन उन्हें इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए वायलिन तुरंत ही बटरफ्लाइज को पकड़कर जैसे तैसे उन्हें दरवाजे की सांस की मदद से कैज और उसके साथियों तक पहुंचा देता है, जिसको सबसे पहले इनेज ने खाया था और इनेज के सही होने के तुरंत बाद इनेज ने वो बटरफ्लाई बाकी सबको भी खिला दी थी। इससे मारिया के घर तक पहुंचने तक सभी लोग पूरी तरह से सही हो जाते हैं और अभी मारिया के घर पर आते ही सभी लोगों ने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन मारिया सच में लड़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और उसने टोलिया जैसे महारथी के साथ साथ कैश के बाकी सारे साथियों को भी पछाड़ दिया था। इस सब के बाद मारिया कैश के सभी साथियों को जान से मारने वाली थी, लेकिन तभी कैश वहाँ पर मारिया के पति को लेकर आ जाता है, जिसको देखने के बाद तो मारिया पूरी तरह से शांत हो गई थी और उसी दौरान मारिया का पति सभी लोगों के सामने एक ऐसी बात बताता है जिसको सुनने के बाद तो सभी लोगों की फट के 4 से 64 हो चुकी थी। असल में पहले के समय पर उस तलवार को महल से चुराने वाले इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद मारिया का पति था और वो तलवार उसने इसी वजह से चुराई थी क्योंकि वो तलवार किसी और की नहीं बल्कि खुद मारिया की थी। इसका मतलब कि मारिया खुद ही ओवल थी और वो वही वॉरियर है जिसने अपने देश को बचाने के लिए उस तलवार को बनाया था और देश को बचाने के लिए ही दुश्मनों की आर्मी से 3 दिन तक लगातार लड़ती रही थी। एक गीशा होने की वजह से 100 साल से ऊपर का हो जाने के बाद भी वो बूढ़ी नहीं हुई होती और उसकी इस सच्चाई को जानने के बाद कैज और उसके सभी लोग ओवल के सामने झुक जाते हैं। इससे ओवल को भी ये बात समझ में आ गई थी कि वो कोई बुरे लोग नहीं हैं और अभी जब कैज और टोलिया मिलकर उसको क्रीगन की सच्चाई के बारे में सब कुछ बता देते हैं तो ओवल क्रीगन के साथ में होने वाली उस लड़ाई के लिए अपनी तलवार को देने को मान जाती है। लेकिन वो तलवार ओवल सिर्फ येस्पर को देने वाली थी, जिस बात को सुनने के बाद येस्पर उसके साथ एक कमरे के अंदर चला जाता है और तब वहाँ पर ओवल और साथी येस्पर की बातों से एक बहुत ही बड़ी बात रिवील होती है जिस बारे में अब तक इस सीरीज में किसी को भी नहीं पता था।
असल में जैसा कि अब तक ये दिखाया गया था कि येस्पर सच में एक बहुत ही कमाल का शूटर है और उसके चलाई गई किसी भी गोली का निशाना नहीं चूकता, तो वो असल में येस्पर की स्किल की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से हो रहा था क्योंकि येस्पर खुद भी एक गीचा है और वो किसी भी तरह की धातु से बनी हुई चीजों को कंट्रोल कर सकता है। बचपन में येस्पर की शक्तियों की वजह से उसकी माँ को उसके सामने मार दिया गया था, जिसकी वजह से उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी के भी सामने करने से पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन इतने सालों का एक्सपीरियंस होने की वजह से ओवल उसको देखते ही पहचान गई थी और अभी उसने येस्पर से उसकी शक्तियों के ऊपर भरोसा करके उनका इस्तेमाल करने के लिए भी कहा था। तब येस्पर भी इस पर मान जाता है और बाद में कैज और उसके सारे साथी सोया और टॉलिया के साथ चूहान में आने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बागरा भी फिलहाल के लिए एलिना और मैल को अपने साथ उस फायरबर्ड की लोकेशन की तरफ लेकर जाने लग गई थी, जिस दौरान वो एक जंगल में चलते हुए बताती है कि बोन स्मिथ असल में कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था, जिसने खुद ही उन चारों मिस्टिकल क्रीचर को बनाया था। लेकिन जब वो फायरबर्ड को बना रहा था तो उस दौरान बागरा की छोटी बहन की मौत हो गई और तब बोन स्मिथ ने अपनी छोटी बेटी को जिंदा करने के लिए फायरबर्ड की सारी शक्तियों को उसके अंदर डाल दिया। ये बात बताने के बाद बागरा उन दोनों को अपने साथ एक गुफा के बाहर लेकर आ जाती है, जिसके दरवाजे को सिर्फ बोन स्मिथ के परिवार वाले खोल सकते थे और अभी बागरा के थोड़ा सा खून उस दरवाजे की दीवार पर लगाते ही वो दरवाजा खुल जाता है। उस गुफा के अंदर असल में 2 कब्रें रखी हुई थी, जिसमें से एक कब्र बागरा की माँ की और दूसरी कब्र उसकी छोटी बहन की होती है और अपनी छोटी बहन की कब्र को मैल को खोलने के लिए कहती है। तो मैल ने भी बागरा की छोटी बहन की कब्र को बड़े आराम से खोल दिया था, जो देखने के बाद बागरा मैल को एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनने के बाद तो मैल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में मैल खुद भी बोनी स्मिथ के परिवार से ही ताल्लुक रखता है और वो कोई और नहीं बल्कि बागरा की छोटी बहन का बेटा है। इसका मतलब कि फिलहाल के लिए वो फायरबर्ड की शक्तियां मैल के अंदर थी। जो बात सुनने के बाद तो मैल को इस बात पर भरोसा ही नहीं होता और तब अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए बागरा मैल को अपने साथ गुफा के बाहर ले जाकर गुफा के दरवाजे को बंद कर देती है और मैल को उसके खून से दरवाजे को खोलने के लिए कहती है। इस दौरान सच में मैल के खून से वो दरवाजा खुल गया था, जो चीज देखने के बाद तो मैल भी पूरी तरह से हैरान रह जाता है और बागरा उसको बताती है कि अगर एलिना को इतना ताकतवर होना है कि वो उस अंधेरी की दीवार को खत्म कर सके तो मैल को अपनी जान देकर एलिना को फायरबर्ड की शक्तियां देनी होंगी। इसी बीच गुफा के अंदर क्रीगन एक बार फिर से एलिना के साथ कनेक्ट करके गुफा के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर आने के बाद वो एलिना के ऊपर हमला करते हुए उसे उसके साथ चलने के लिए कहने लग गया था, पर सही समय पर मैल और साथी बागरा अंदर पहुंच जाते हैं। उस दौरान क्रीगन को वहां पर देखने के बाद बागरा तुरंत ही एलिना और साथी मैल को वहां पर से बाहर जाने के लिए कहती है, जिसके बाद उन दोनों के वहां पर से निकलते ही बागरा और क्रीगन के बीच में मौत की लड़ाई शुरू हो गई थी। इस दौरान बागरा लगातार क्रीगन के ऊपर एक के बाद एक खतरनाक हमले करती रहती है, जो चीज क्रीगन से नहीं सही जाती और क्रीगन के साथ मौजूद साई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके क्रीगन के सामने ही उसकी मां को मौत के घाट उतार देते हैं। उस समय अपनी गलती का पछतावा होने की वजह से क्रीगन बागरा को संभालने की कोशिश भी करने लग गया था, लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और तब अपने आखिरी समय में भी बागरा एलिना के बारे में सोचती है और क्रीगन के उस हाथ को काट देती है जिस हाथ के अंदर मौजूद हिरन के छोटे से हिस्से की वजह से क्रीगन एलिना के साथ जुड़ा हुआ था। आगे बागरा की मौत के बारे में पता चलने पर एलिना और साथी मैल वहां पर से महल में वापस आ गए थे, जिसको निकोलाई के साथियों ने जैसे तैसे वापस से रहने के लायक कर लिया होता है और वहां पर आकर मैल एलिना को बताता है कि वो अपनी जान देकर एलिना की शक्तियों को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। ये सुनकर एलिना मैल को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो मैल को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती और उसे भरोसा था कि वो अंधेरी की दीवार को खत्म करने के लिए कोई न कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्रीगन अपने घर पर वापस आने के बाद उसके पास मौजूद बागरा की कटी हुई उंगली के ऊपर एक डार्क रिचुअल परफॉर्म करता है, जिस रिचुअल की मदद से उसका हाथ वापस से रीग्रो हो चुका था और साथ ही उसे बागरा की सारी यादें भी मिल गई थी। इससे ही उसे मैल के फायरबर्ड होने के बारे में पता चल जाता है और वो फैसला करता है कि वो अगले ही दिन अपने साथ मौजूद सभी गिशास के साथ महल के ऊपर हमला करेगा और मैल को जान से मारने के बाद उसकी फायरबर्ड की शक्तियों को अपना बना लेगा। इसीलिए इसके अगले ही दिन क्रीगन अपने काफी सारे गिशा साथियों के साथ महल के पास में ही टेंट लगा लेता है और सबको ऑर्डर देता है कि उनके सामने आने वाले हर एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन कोई भी मैल को कुछ भी ना करे। दूसरी तरफ मैल एलिना और साथी निकोलाई को इस बारे में पता चलने पर वो भी अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान निकोलाई अंधेरे की दीवार को खत्म करने के लिए भी एक प्लान बनाता है कि वो अपनी किसी हार्ट रेंडर गिशा की मदद से मैल की धड़कनों को कुछ देर के लिए रुकवा देगा, जिससे उसकी शक्तियां उसके शरीर से बाहर आने लग जाएंगी और एलिना उसकी शक्तियों को सोख कर अंधेरे की दीवार को खत्म कर देगी। फिर एलिना के ऐसा करते ही हार्ट रेंडर की मदद से मैल की धड़कनों को वापस से शुरू करवा दिया जाएगा, जिससे अंधेरे की दीवार भी खत्म हो जाएगी और साथ ही मैल की जान भी बच जाएगी। ये प्लान सभी लोगों को काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था और अब निकोलाई अपने उड़ने वाली नाव में बैठकर अपने काफी सारे साथियों के साथ बाहर मौजूद क्रीगन की फौज से लड़ाई करने के लिए चला जाता है। उस दौरान फिरोजा और उसके बहुत सारे गिशा साथी भी बाहर ही मौजूद थे, जिन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नाव को तुरंत ही जमीन पर गिरा दिया था, जिसके बाद वो थोड़ी ही देर में निकोलाई के सभी साथियों को जान से मारने में कामयाब हो जाते हैं और अब फिरोजा निकोलाई को जान से मारने के लिए उसके पीछे भी पड़ जाती है। उतने में ही क्रीगन ने भी अंधेरे की दीवार के अंदर जाकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसके तुरंत बाद ही वो अंधेरे की दीवार महल की तरफ बढ़ना शुरू कर देती
देती है। वहीं फिरोजा फिलहाल के लिए निकोलाई को जान से मारने वाली थी कि तभी पास में एक बॉम्ब आकर फटता है और वो बॉम्ब असल में किसी और ने नहीं बल्कि कैज ने फोड़ा था, जो अपने सभी साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच चुका होता है। इस बार येस्पर भी अपनी गीशा वाली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए क्रीगन के बहुत सारे साथियों को घायल करता है, जिसके तुरंत बाद ही उसने फिरोजा को भी जान से मार दिया था और उतने में ही वो अंधेरे की दीवार महल तक भी पहुंच गई थी। तब उसमें से निकलने वाले वोल्क्रास सभी लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान इनेज ने भी वहां पर आकर ओलेव की तलवार से वोल्क्रास से लड़ाई करना शुरू कर दिया था और उसकी मदद महल में जिंदा बचे बाकी सारे गीशास भी कर रहे थे। इसी बीच एक साया एलिना के ऊपर हमला करके उसे भी अपने साथ लेकर जाने लग गया था, जो देखकर मैल उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो एलिना को नहीं बचा पाता। उतने में ही इनेज सही वक्त पर ओलेव की तलवार लेकर उधर पहुंच जाती है, जहां पर आते ही उसने एक साय के ऊपर हमला करके उस साय को खत्म कर दिया था और बाद में एलिना और मैल वहां पर से सीधा उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर से क्रीगन ने कभी उस अंधेरे की दीवार को बनाया था। वहाँ पर आने के बाद एलिना और मैल मिलकर उस अंधेरे की दीवार को खत्म करने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन उतने में ही वहाँ पर खुद क्रीगन पहुंचकर मैल के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जो देखकर एलिना उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रीगन के हमले की वजह से मैल इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही समय बचा था। इस दौरान क्रीगन भी थोड़ा सा घायल हो चुका होता है और उसी बीच एलिना मैल के पास पहुंचकर उसको संभालने की कोशिश करने लग जाती है, जिस दौरान मैल उसे अपना खंजर देते हुए मैल को जान से मारने के लिए कहता है, क्योंकि अगर एलिना ऐसा नहीं करती तो खुद क्रीगन ऐसा करके मैल की शक्तियों को अपने अंदर समा लेता। तब ना चाहते हुए भी एलिना को ऐसा करना पड़ जाता है और वो रोते हुए मैल को जान से मारने के बाद उसकी सारी शक्तियों को अपने अंदर समा लेती है। एलिना के ऐसा करने के तुरंत बाद एलिना बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस अंधेरे की दीवार को कुछ ही सेकंड्स के अंदर खत्म कर दिया था। ये देखकर क्रीगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एलिना को समझाने की कोशिश करता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब इंसान खुले होकर गीशास को और ज्यादा मारना शुरू कर देंगे। लेकिन एलिना को इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वहीं दूसरी तरफ सोया और साथी इनेज के ऊपर कुछ काले साए हमला कर देते हैं, जो उस अंधेरे के खत्म होने के बाद जिंदा बच गए थे। तब इनेज ओलेव की तलवार का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए एक एक करके उन सभी सायों को खत्म कर देती है, जिस बीच ही क्रीगन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सा साया निकलकर एलिना के ऊपर भी हमला करने लग गया था, लेकिन सही वक्त पर इनेज उसके पास पहुंचकर उस साय को भी खत्म कर देती है। इसके तुरंत बाद ही एलिना ने उसी तलवार से क्रीगन को भी मौत के घाट उतार दिया था, जिस दौरान मरते समय क्रीगन बस एलिना से यही कहता है कि उसके मरने के बाद वो उसकी बॉडी को यहीं पर जला दे। तब एलिना भी इस पर मान गई थी और उतने में ही नीना मैल के पास पहुंचकर उसके दिल की धड़कनों को एक बार वापस से सही करने की कोशिश करने लग जाती है, जिसमें किस्मत से उसे कामयाबी भी मिल गई थी और इसका मतलब कि उन लोगों ने अंधेरे की दीवार को खत्म करने के साथ साथ महल की जान को भी बचा लिया था, जिसके बाद उन लोगों ने क्रीगन के कहे अनुसार उसके शरीर को भी हाथों हाथ जला दिया था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन जब एक जहान में अंधेरा खत्म होता है तो ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में एक नया और इससे भी बड़ा संकट जन्म ले रहा होता है। अब अगर आपको लग रहा था कि मैजिक और तलवारों की ये लड़ाई सबसे बड़ी थी, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अब हम लोग चलने वाले हैं 200 साल आगे की एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में जहाँ इंसानों की आखिरी उम्मीद धरती को बचाना नहीं बल्कि चांद को बचाना है। ये हाईटेक और सस्पेंसफुल दुनिया है मून हेवन की, जहाँ पर इंसानों ने मौत को तो मात दे दी है, लेकिन वहाँ के अंधेरों में आज भी ऐसे कुछ गहरे और खौफनाक राज छुपे हैं जो पूरी इंसानियत का वजूद मिटा सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां एक मिस्टीरियस सिंगल ड्रग का धंधा चल रहा है और बेला नाम की एक बहुत ही जांबाज पायलट अपनी बहन के मर्डर का सच ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसी दौरान वो एक ऐसी साजिश में फंस जाती है जहां इंसानों के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों का भी मास्टर प्लान चल रहा था जिन्हें आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। अब क्या बेला इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में मौत के खेल को रोक पाएगी या फिर मून हेवन कॉलोनी के बाहर मौजूद चांद का अंधेरा उसे भी मौत के घाट उतार देगा? बेला और मून हेवन की ये धमाकेदार स्टोरी जानने के लिए आप लोग राइट हैंड साइड पर आ रही वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप लोग बेला और मून हेवन की कहानी को पहले से जानते हो तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही वीडियो के ऊपर क्लिक करके दूसरी कहानी को भी देख सकते हो। खैर उम्मीद है कि आप लोगों को एलिना की कहानी भी पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।